अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन का ख़्वाह है। अफ़गानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान ने अपना भरपूर एक पॉजिटिव मुस्बत रोल भी प्ले किया है। अफ़गान तालिबान और अमेरिका में मुआहदे से लेकर इंट्रा अफ़गान डायलॉग शुरू करवाने तक पाकिस्तान ने हर मुमकिन कोशिश की है। अगर अफ़गान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान मज़ीद ताउन कर सकता है तो हम यकीनन इसमें मज़ीद भी पाकिस्तान काम करने को तैयार है। ये सब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफ़गान सदर अशरफ गनी के साथ काबुल में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि बदकिस्मती से अफ़गानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तशद्दुद में कमी की हर मुमकिन कोशिश करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने के बाद आज पहली बार अफ़गानिस्तान का सरकारी दौरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और DGISI जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ DGISI जनरल फैज़ हमीद की मौजूदगी के इस दौरे की अहमियत को मज़ीद बढ़ाया, क्योंकि गुज़श्ता हफ़्ते वज़ीर ख़ारिजा और पाक फ़ौज के तर्जुमान की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारतीय दहशतगर्दी में अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल होने के सबूत फराहम किए गए थे। फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक को भारतीय दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ डोज़ियर्स भी दिया था। इस डोज़ियर में लिखा गया था कि भारत के अफ़गानिस्तान में अब्दुल वाहिद और अब्दुल कादिर नामी सफारतकार बराह रास्त दहशतगर्दों से राब्ते में हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए 66 कैंप अफ़गानिस्तान में कायम हैं। डोज़ियर के मुताबिक भारत के सफारत खाने और काउंसिल खाने पाकिस्तान में दहशतगर्दों की माली इमदाद में मुलविस हैं और भारत के अफ़गानिस्तान में सफ़ीर और जलालाबाद में काउंसलर ने मुबैना तौर पर कालदम TTP और कालदम बलोच तंजीमों से माली इमदाद पर बराह रास्त राब्ते भी किए और भारतीय शहरी के ज़रिए भारी रकम जो है ना वो डॉलर्स में अफ़गानिस्तान मुंतकिल की गई। पाकिस्तान की जानिब से सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक को दिए गए डोज़ियर में शवाहिद दिए गए कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए पहले भी इस्तेमाल हुई और अब भी हो रही है, लेकिन 15 नवंबर को अफ़गानिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने बयान जारी किया कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होने का पाकिस्तान का जो इल्ज़ाम है इसको मुस्तरद करते हैं। फिर नाज़रीन, इस तनाज़ुर में ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल था। यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में पीस के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है तो अफ़गानिस्तान को भी इस हवाले से मुकम्मल ताउन करना चाहिए और अपनी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकना चाहिए। इसी हवाले से अफ़गानिस्तान के लिए अमेरिका के नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद की जानिब से 2 महीने पहले ये तजवीज़ भी सामने आई थी कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक साइड एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसके तहत पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों ममालिक की सरजमीन कोई गिरोह किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना कर सके। सवाल ये है कि क्या ख़ित्ते में अमन के लिए इस तरह का मुआहिदा अब नागुज़ीर हो चुका है। अहम सवाल ये भी है कि शवाहिद मौजूद होने के बावजूद अफ़गानिस्तान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से क्यों नहीं रोक रहा है। दूसरी तरफ इंटर अफ़गान मुज़ाकरात तातुल का शिकार है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि वो जल्द अज जल्द अफ़गानिस्तान से अपनी अफवाज को वापस बुला ले, लेकिन ये सूरत हाल अफ़गानिस्तान में अमन के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, जबकि ख़दशात ये भी जन्म ले रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में बढ़ती हुई तशद्दुद की कार्रवाइयाँ कहीं अफ़गान पीस प्रोसेस को कहीं पीछे ना धकेल दें, खटाई में ना डाल दें। इस सब पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए क़ौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये पहला दौरा अफ़गानिस्तान है और फिर तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात और फिर सारा ये जो पीस प्रोसेस है, डायलॉग के बाद भी ये हाई प्रोफाइल एक विज़िट है। आप समझते हैं किन उमूर को लेकर ये जो दौरा है आज जो वज़ीर-ए-आज़म ने किया काबुल का अहमियत का हामिल है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की डेस्टिनी जुड़ी हुई है। उसका जोग्राफिया, हमारे ताल्लुकात, हमारे मज़हबी ताल्लुकात, सकाफ़ती ताल्लुकात, ये हिस्ट्री इतनी लंबी है कि अफ़गानिस्तान को मुस्तहकम करने में पाकिस्तान का जितना रोल अभी तक रहा है उससे भी ज़्यादा उसको सस्टेन करने में पाकिस्तान रोल अदा कर सकता है। पाकिस्तान राहदारी जो है अफ़गानिस्तान की वो पाकिस्तान के ज़रिए है। अब तो सिर्फ कराची नहीं, गवादर पोर्ट भी अवेलेबल होगा। तो
तो हमें मिल के आगे चलना है। ये दौरा सिर्फ कोई एक ना तो कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ना ये कोई एक बड़ा कोई नैरो एजेंडा है। ये हर चीज़ पे वहाँ बात जो है वो करनी थी और मकसूद ये था कि वहाँ पे ये बात की जाए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान साथ खड़े और पाकिस्तान अमन के लिए जितनी कोशिशें कर रहा है और कोई नहीं कर रहा और करता रहेगा। फिर जाहिरी बात है सिक्योरिटी की भी बात होनी थी। डोसियर जो आया है, तीसरी सरहद जो हिंदुस्तान इस्तेमाल करता है, उसकी भी तो एक जामे जो है एजेंडा था। आपको मालूम है रज़ाक दाऊद साहब पहले भी गए हैं। हाँ, तो आप कह रहे हैं चंद रोज पहले जो डीजी ISPR और वजीर खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो भारत की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों उन हवाले से पूरी दुनिया को बताया, सबूत पेश किए और ये भी बताया कि इंडिया जो है अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता था और आज भी कर रहा है। ये भी आज के एजेंडे में शामिल था, वज़ीर आज़म के दौरे के एजेंडे में। जी, वहाँ बात हुई है इस पे। ये दौरा तो पहले से तयशुदा था डोसियर के आने से, लेकिन इस पे भी बात हुई है। और याद रहे कि हमारा एपैप्स का जो मैकेनिज्म है उसमें एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप है सिक्योरिटी का, तो ये नहीं कि सिर्फ डोसियर के लिए, वहाँ उस पे बात होनी चाहिए, वही फोरम है। लेकिन आज भी आगाह किया है वज़ीर ख़ारजा ने, वहाँ से भी बात की है गालिबन इस पे कि वो सिक्योरिटी के जो पहलू हमने रेज़ किए हैं डोसियर में, वहाँ भी बात हुई है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का पीस डायलॉग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अमेरिका भी इसको अप्रिशिएट करता है, पूरी दुनिया इसको अप्रिशिएट करती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कई महीनों की ताख़ीर के बाद अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जो इंट्रा अफ़गान डायलॉग हैं वो तातुल का शिकार हैं, वो शुरू नहीं हुए हैं। क्या इस हवाले से अफ़गानिस्तान हमसे मज़ीद एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस हवाले से भी हम रोल प्ले करें? जिस तरह तालिबान को अमेरिका के साथ डायलॉग टेबल पर पाकिस्तान लेकर आया, इसमें अपना रोल प्ले किया, इस तरह अफ़गान हुकूमत के साथ भी तालिबान को टेबल टॉक पर लाने के लिए हमसे एक्सपेक्टेशंस अब मज़ीद हैं अफ़गानिस्तान की कि हम एक बार फिर से तालिबान से कहें कि अफ़गान हुकूमत के साथ भी बात करें? देखिए, पाकिस्तान ने तो कभी मदद करना, कोशिश करना बंद की ही नहीं। पाकिस्तान तो पहले दिन से ये काम कर रहा है और अब तो सारी दुनिया तस्लीम कर रही कि अगर पाकिस्तान ने ये ना किया होता तो हम इस पोजीशन पे ना पहुंचते। ये हकीकत है। और अभी भी जो कोशिशें जारी हैं और जारी रहेंगी वो इसीलिए हैं कि अफगानिस्तान में अमन आए, अफगानिस्तान में मामलात आगे बढ़े, जिससे फिर हमारे कम से कम वस्ती सरहद पे एक ऐसा इस्तेहकाम आए कि हम सेंट्रल एशिया को सही तरह एक्सेस कर सकें, वहाँ की जो तवानाई के रिजर्व्स हैं। क्योंकि हम तो फोकस अब कर रहे हैं इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे। ये बुनियादी बात है जो समझना जरूरी है कि हम तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे फोकस्ड हैं और उसके लिए जो जो हमें करना है वो हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली अफगानिस्तान का फैसला अफगान खुद करेंगे। अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस, जो डायलॉग होना है, वो कहाँ जाना है, वो खुद करेंगे। जो भी फैसला अफगानिस्तान अपने लिए करेगा वो पाकिस्तान को तस्लीम होगा और जो मदद हम कर सकते हैं करेंगे। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान गारंटी नहीं कर सकता पीस अफगानिस्तान में, वो सिर्फ अफगान खुद बैठ के फैसला कर सकते हैं। तो ये ना हो कि वहां पे मामलात आहिस्ता हो जाएं या कोई हिकअप्स आए और से पाकिस्तान जो है वो स्केपगोट बन जाए कि जी इन्होंने नहीं किया। हमने तो जो कुछ करना था पहले मरले में वहां तक लाना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन इससे आगे तो अब उन्होंने खुद बात करनी है। अगर ये अफगान ओन्ड, अफगान लेड की बात करते हैं हम प्रोसेस की, तो फिर प्रोसेस उनका है, वहां बैठ के वो तो उन्होंने फैसला करना है। बाहर से तो कोई भी कुछ करने की कोशिश करेगा तो वो कभी सस्टेन नहीं करेगा, इसलिए उसका फायदा कोई नहीं। तो डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि एक मुनासिब अरेंजमेंट से पहले अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला ये कशीदगी का सबब बन सकता है? नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने भी इस खदशे का इजहार किया है कि उजलत में, जल्दी में अमरीकी अफवाज का इनखला जो है, ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं, दाइश वहाँ पर मजबूत हो सकती है और जो दहशत गर्दों के जो ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हो सकते हैं। तो आप समझते हैं कि एक मुनासिब अरेंजमेंट की पहले ज़रूरत है, ना कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक वादा किया हुआ है कि वो इस साल के आखिर तक अफवाज को वहाँ से विड्रॉल करेंगे, उससे पहले एक अरेंजमेंट होना चाहिए कि हालात दोबारा 90 की दहाई वाले ना हो जाएं? देखिए, हमारा मौक़िफ़ इस पे ये है कि एक रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल होना चाहिए। जब आप इतने वहाँ पे आए, आपने जंग की, इन्वेस्टमेंट भी की, मामलात ख़राब हुए, अब आप कहते हैं बेहतरी की तरफ। हम कब से कह रहे थे कि डायलॉग से मसला हल होगा, जंग भी लड़ के देख ली, एंड में उसी बात पे आए जहाँ हम थे। हाँ। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को सपोर्ट करना है अफगानिस्तान को कि वो अपने इस हतमी अंजाम पे ले जाएं इस प्रोसेस को। अगर उससे पहले
एक रब्त जो है को ख़राबी आ जाती है तो खुदा न खास्ता फिर से कहीं खाना जंगी तो किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। तो कि अब यहाँ तक पहुँच गए, 80% काम हो गया, तो आगे 20% भी हो और एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से, प्रिडिक्टेबल तरीके से विड्रॉल हो, ताकि ये प्रोसेस अपने हतमी अंजाम पर पहुँच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में शिकस्त खाने वाली अपोजिशन जमातें अपनी तर्ज सियासत पर नज़रसानी करने की बजाय अब इलेक्शन कमीशन की साख पर सवालात उठा रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने शिकस्त को तस्लीम करने की बजाय इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का इलेक्शन विंग करार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की अक्सरियत ने अपोजिशन का साथ दिया है। लेकिन शायद बिलावल ये भूल रहे हैं कि अपोजिशन का इत्तेहाद कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, बल्कि अपोजिशन जमातों ने गिलगित बल्तिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है और यकीनी तौर पर अपोजिशन की तकसीम ही हुकूमत की जीत के अवामिल में एक बहुत बड़ा, एक अहम फैक्टर भी है। जबकि इंतखाबात का जायज़ा लेने वाले इदारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के तैनात करदा जो मुबस्सरीन हैं, उन्होंने वोटिंग और गिनती के अमल को भी शफाफ करार दिया है। फाफिन के मुताबिक हर पोलिंग स्टेशन पर औसतन 3 बेज़ाब्तगियाँ रिपोर्ट की गई हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अपोजिशन इंतखाबी नताइज को मतनाज़ बनाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है। कभी चीफ इलेक्शन कमीशन पर सवालात उठाए जा रहे हैं तो कभी एहतजाज की धमकियाँ दी जा रही हैं। लेकिन अपोजिशन के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात और दावों के बावजूद कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है ये जनवरी में चली जाएगी, गिलगित बल्तिस्तान से कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। अभी तक उनकी तादाद 5 है, जिसके बाद अब ये वाज़ेह हो गया है कि तहरीक इंसाफ के लिए गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने का जो रास्ता है अब ये साफ़ हो गया है। जबकि इंतखाबी मैदान में हुकूमत को टफ टाइम देने वाली अपोजिशन को एहतसाब के मैदान में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। अगरचे एहतसाब अदालत के हुक्म पर बख्तरबंद गाड़ी की बजाय अब शहबाज शरीफ को बुलेट प्रूफ गाड़ी फराहम की जाएगी, लेकिन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपोजिशन रहनुमाओं के लिए नई मुश्किलात पैदा करती हुई नज़र आ रही है। बज़ाहिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदाद शुमार की रोशनी में महकमा एंटी करप्शन की 27 माह की कारकर्दगी को बयान किया गया है, लेकिन हुकूमत के नाकदीन ये समझते हैं कि नैब की जगह अब महकमा एंटी करप्शन को अपोजिशन के खिलाफ शायद इस्तेमाल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महकमा एंटी करप्शन पंजाब को 37 सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई करने की मंजूरी भी दे दी गई है। सवाल ये है कि क्या इस हुकूमती इकदाम से अपोजिशन के यकतरफा एहतसाब के बयानिए को तकवीत नहीं मिलेगी। जबकि आज गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि शरीफ खानदान ने रंजीत सिंह की जायदादों पर कब्जा कर रखा है। माफिया ने नीचे कैटेगरीज बना रखी हैं। बी कैटेगरी में राना मशहूद और सी कैटेगरी में पोमी बट जैसे लोग आते हैं। नवाज शरीफ ने खुरम दस्तगीर को गुजरांवाला का बादशाह बना रखा था। मुस्तकबिल में उनके एक एक हवारी को हम सामने लाएंगे। अपोजिशन को लेकर हुकूमत का एक सख्त बयानिया एक तरफ, लेकिन अपोजिशन ने भी कोरोना की जो बिगड़ती सूरत हाल है इसमें जल्द से मनसूख करने के जो अहकामात थे उनको मुस्तरद कर दिया और कह रही है अपोजिशन कि जो पीडीएम के जो शेड्यूल हैं उन जलसे जो हैं 22 नवंबर को पेशावर में होना है, 30 नवंबर को मुल्तान में जलसा होना है, 13 दिसंबर को लाहौर में, ये सब जलसे अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शेड्यूल आगे पीछे नहीं होगा। अब वो कह रहे हैं कि हुकूमत अपने सियासी मकासद पूरे करने के लिए अपने जलसे कर चुकी, अब पीडीएम के खौफ की वजह से शायद हुकूमत हम पर पाबंदी लगाना चाह रही है। सवाल ये है कि क्या अपोजिशन सियासत के लिए अवाम की सेहत को वाकई दाव पर लगाने जा रही है, जबकि मुल्क में जारी सारी सियासी बेयकीनी की सूरत हाल में पंजाब हुकूमत ने एक इंतहाई आसान इकदाम उठाया, उस पर भी हम बात मैं करना चाहूँगी। पंजाब हुकूमत ने सरकारी सतह पर हफ्ता निशान रहमतुल आलमीन मनाने का ऐलान किया है। हुकूमत पंजाब ने ये अजीम कदम एक ऐसे वक्त में उठाया है जब वज़ीर आज़म इमरान खान पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से वजह तख्लीक़ कायनात, रहबर इंसानियत, ख़ातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के बारे में सूबे भर में
मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। पंजाब हुकूमत की तरह दीगर सूबों को भी चाहिए कि वो उसवा हसना और सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करने के लिए इस तरह की जो काविशें हैं उनका सरकारी सतह पर एहतमाम करें। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आला पंजाब और शहजाद अकबर ने महकमा एंटी करप्शन की 27 महीनों की कारकर्दगी को बयान किया। आप गुजरांवाला में बैठे और वहाँ पर खुर्रम दस्तगीर और कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ आपने आज बात की। अब तासुर ये जा रहा है कि अब महकमा एंटी करप्शन पंजाब को नैब की जगह पर हुकूमत इस्तेमाल करेगी। हुकूमत वो हर हरबा हर हथकंडा इस्तेमाल करना चाहती है ऑपोजिशन को के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, हुकूमत अगर तो कोई ऐसी चीज़ कर रही हो किसी के खिलाफ जो खुद साख्ता हो, जो बनाई गई हो, जो मैन्युफैक्चर्ड हो, तो आपकी ये बात दुरुस्त होगी। लेकिन अगर किसी ने सरकारी ज़मीन के ऊपर बगैर डॉक्यूमेंट्स के करोड़ों रुपए की ज़मीन जो है उस पर एक गलत जाली NOC के ऊपर पेट्रोल पंप बनाया हुआ है, तो क्या उस पेट्रोल पंप को गिराया नहीं गया इस हुकूमत की तरफ से? क्या उस पे फिर एंटी करप्शन ने एक FIR नहीं दी? क्या उस जगह के ऊपर गुजरांवाला के शहरियों ने खुद अपनी मज़दाब के तहत उसी जगह के ऊपर बागे फरद के नाम से एक पार्क नहीं बनाया? अगर तो ये सारी हकीकतें नहीं हैं तो फिर आप दुरुस्त फरमा रही हैं बिल्कुल। इसी तरीके से जो उनका प्लाजा है, खान प्लाजा, जो आप गुजरांवाला की बात कर रहे हैं, क्या उसमें ऐसी ज़मीन नहीं है जो उनके नाम पे नहीं, जिसका वो रिकॉर्ड नहीं दे सके? इसी तरीके से और बहुत सारी गुजरांवाला के अंदर जो मैंने आज प्रॉपर्टीज गिनवाई, जिनके अंदर अगर आप उनकी देखें तो उनकी 2-2, 400 रुपए पे वो दुकानें लेके आगे लोगों ने लाखों रुपए पे वो किराए पे दी हुई हैं। तो ये सारी एक तासुर ये भी जा रहा है ना कि नैब के इतने रेफरेंसेस, नैब के इतने केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ, नैब कुछ साबित आज तक कर नहीं पाया, नैब कुछ रिकवर कर नहीं पाया, शायद इस वजह से अब एंटी करप्शन को इतना ज्यादा एक्टिव किया गया। ये मैं तासुर बता रही हूँ ऑपोजिशन का। नहीं, आपका सवाल, आप सवाल कर रही हैं, आपका हक है ये सवाल करना और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाब देना। बिल्कुल ये तासर गलत है। सवाए ये जो शहबाज शरीफ के एक केस है, इससे पहले के तमाम जितने नैब के केसेस हैं वो तमाम के तमाम इन्होंने एक दूसरे पे बनाए हुए हैं। मीन आसिफ जरदारी ने इन पे बनाया हुआ है और इन्होंने आसिफ जरदारी पे बनाए हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ चीजें नैब के इशू में आती हैं और कुछ चीजें जो सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा है। अगर तो आप लोग कहते हैं कि वो सरकारी जमीन पे कब्जा रहने दे तो फिर बता दीजिए। अगर सरकारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है तो उसका महकमा यही बनता है। और इसी महकमा, या तो हो ना कि किसी का नाजायज घर गिरा दिया, किसी गरीब का घर गिरा रहे हैं, किसी मुस्लिम लीग नून के वर्कर का घर गिरा रहे हैं, उसकी जायज जमीन को नाजायज कह रहे हैं। एक सरकारी जमीन है जो जाली तरीके से कब्जा किया हुआ है, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो क्या ये नहीं होनी चाहिए? इधर लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी जमीन पर हाउसिंग सोसाइटीज काट कर बेच दी हुई है पूरी की पूरी। क्या इन लोगों का एहतसाब नहीं होना चाहिए? लेकिन ऐसे वक्त में इस महकमे को एक्टिव करना, PDM कह रही है कि हम लोग जलसे करेंगे, हम लोग नहीं रुकेंगे। आप लोगों ने रोकने की कोशिश की, कोरोना की वजह से बिल्कुल रुकना भी चाहिए। जो दूसरी लहर है ये पहली से ज्यादा खतरनाक है, इसमें कोई शक नहीं है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन ऑपोजिशन ये कह रही है कि इस वक्त ऐसे हथकंडों को इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि PDM को आप लोग कमजोर करना चाहते हैं, खौफ है आप लोगों को। देखिए शाजिया, अपोजिशन ने कुछ तो कहना है ना, उनका काम है कहना। हालांकि अगर आपको याद हो तो पंजाब हुकूमत जब शुरू हुई थी तो हमने 8 से 9 लाख कनाल जगह जो है वो वागजार करवाई थी। आप अगर इस्लाम, ये मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ, 8 से 9 लाख कनाल। आपको लाहौर में बहुत सारे जौहर टाउन के इर्द गिर्द जगह जो है आपको याद होगा वो गिराई गई थी। चंद ही दिन पहले नून लीग के एक और जो है वो MNA का इलेक्शन लड़ते हैं उनके, माफ कीजिएगा, उनके भाई जो हैं वो कब्जा माफिया का हिस्सा थे। उनकी 80 के करीब दुकानें जो हैं वो एक जगह पे, को 200 के करीब दुकानें एक जगह के ऊपर उनको सील किया गया है। अब वो आने वाले वक्त में गिराई जाएंगी। अब बताइए, अगर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, 30-35 साल हुकूमत में ये थे, तो क्या हम कार्रवाई आपके खिलाफ कर दें? आपने तो नहीं को कब्जा माफिया किया हुआ, तो क्या करें हम? 35 साल से हुकूमत में ये थे, इन्होंने ही अपने इख्तियारात को नाजायज इस्तेमाल किया। तो जिसने क्राइम किया, इदारों ने एक्टिव भी तो उन्हीं के अगेंस्ट होना है। ये इनको क्राइम करते हुए सोचना चाहिए था। अगर इन्हें आज लग रहा है कि डिस्प्रपोर्शनेटली इनके लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज में, तो क्या क्राइम करते हुए इन्हें नहीं सोचना चाहिए था कि डिस्प्रपोर्शनेटली अवाम का माल खा रहे हैं ये दूसरे आम शहरियों की निस्बत?
एक आम शहरी कितने हैं जिन्हें 20,000 40,000 रुपए के ऊपर बड़ा ही महीने के किराए के ऊपर वो 4 कनाल की जगह सिटी के सेंटर में मिल जाती है? कभी आपने सुना है काम शहरी को मिलते हुए? वो इन्हीं को क्यों मिलती है? इन्हीं की भैंसें अरबों रुपए का दूध क्यों देती हैं? इन्हीं के अकाउंटों में टीटियां बाहर से क्यों आती हैं? इन्होंने ही 80 दुकानों पर कब्जे कार्रवाइयों की टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले दिन से चल रही है। मैं यही आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि जब से हम हुकूमत में आई ये लगातार चल रहा। हाँ, ये जरूर है कई दफा कुछ चीजें जो है वो 6 महीने लगते हैं ढूंढने में, फिर उन पे एक्टिविटी शुरू होती है। हमने आते ही भी किया था ये बहुत कुछ, फिर दरमियान में फिर किया, अब दोबारा हो रहा है क्योंकि अब करेंगे, फिर 2-4-5 महीने में इदारे जो है वो फाइंड आउट करेंगे जमीनों का, लोगों को टाइम देंगे, नोटिस देंगे, वो आके अपने डॉक्यूमेंट, तो ये रफ्ता रफ्ता हर चीज की तय तक जा रहे हैं। इसमें कोई टाइमिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है। 22, 30 और 13 दिसंबर का लाहौर में पीडीएम का जलसा, ये तो आप लोग रुकवा नहीं पा रहे हैं। कोरोना का आपको पता है क्या हाल हुआ है। एट द एंड सवालात आप पर उठेंगे, अवाम ने आपसे सवाल करना है कभी आप लोगों ने कोरोना को रोकने के लिए क्या किया। ये तो आप करवा नहीं पा रहे। ऑपोजिशन से बिठा के बात ही कर लें, पार्लियामेंट में बुलाएं, इजलास बुलाएं, एतमाद में लें पूरी ऑपोजिशन को। ऑपोजिशन तो कह रही है कि वाकई अगर आप इतना सीरियस हैं, ऑपोजिशन को दावत दें बात करने की। देखिए, बात यह है कि दावत उस चीज की दी जाती है जिसपे कोई कंफ्यूजन हो, बात उस बात पे की जाती है जिसपे किसी को पता ना हो क्या है। कोरोना जो है वो एक हकीकत है और पूरी दुनिया में उससे जो अमवात हुई वो सबके सामने है। पाकिस्तान में जब डाटा नीचे था, मैयतें तो खुद तैयार नहीं कोई कर रहा ना, वो तो अल्लाह माफ करे, लोगों की जान जब जाती है तो उस घर से पूछे ना। 8 लोग पहले मर रहे थे, अब 25 से 30 मर रहे हैं। तो ये सारे डाटा सबके सामने है। कोरोना का फैलाव, उसकी परसेंटेज 1.6 पे थी, अब वो कई जगहों पे 12 से ऊपर है, वैसे एवरेज 5 से ऊपर है। तो मुझे बताइए ये सब कुछ इन पे हम इनसे बैठ के क्या बात करें? अदालत ने एक फैसला दे दिया है जिसने एनसीओसी के मिनट्स को फैसले का हिस्सा बनाते हुए ये हुकूमत पे भी जिम्मेदारी लगाई कि वो भी ऐसी गैदरिंग ना करे, अपोजिशन भी ना करे। अब अगर कानून हरकत में लाते हुए हम इनकी गिरफ्तारियां करें तो आपने कैमरा लेके कहना है अपोजिशन को दबाने की कोशिश हो रही है। अगर हम कह रहे हैं ये सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, तो आप लोगों ने करना है खुद, अच्छा ठीक है, सुन लें ऑपोजिशन को जैसे करना है। अगर सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी खुद करें, अगर सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी खुद करें तो फिर उन पे छोड़ दें कि वो खुद कर लें अपनी सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। तो आप कहते हैं आपसे रिक्वायर नहीं जा रहे। अच्छा। तो ये अब कौम को देखना है कि कौन अपनी बीमारी पे तो ये इतने बहाने ड्रामे करते हैं जो झूठी होती है, असल बीमारी के ऊपर ये कहते हैं हमने जलसा करना है। तो अगर अब ये लोग करेंगे जो उन्होंने करना है, हर सूरत में करना है, हुकूमत इंतजामिया हरकत में आएगी, गिरफ्तारियां हों, क्या करेंगे आप लोग? नहीं कि हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है ना, हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, हुकूमत के पास कोई चॉइस है? हम तो इन्हें अदालत करेंगे और क्या। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हमने 300 से ऊपर भले को हमारा करे गैदरिंग या इनका करे, उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वो कहते हैं हुकूमत तो अपनी सारा गैदरिंग कर रही है। कल वजीर आजम इमरान खान फैसलाबाद में गए, वो कहते हैं हुकूमत अपने सारे काम कर रही है। मैं बताता हूँ, कोरोना सिर्फ ऑपोजिशन के लिए रह गया है। रुकिए यहाँ पे, रुकिए। कल वजीर आजम फैसलाबाद गए, 200 वहां पर 18 लोग थे और जिनकी कुर्सियां लगाई गई थी, और कुछ चंद लोग होंगे 20 या 30 जो खड़े होंगे पीछे, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं होंगे। उनको प्रॉपर डिस्टेंस पे कुर्सियां लगाई गई, एसओपीज फॉलो किए गए। वीडियोस आपके पास है, सबके पास, वो देख लीजिए। प्रॉपर एसओपीज वहां पे फॉलो किए गए और 300 के नीचे रखा गया। आप गिन लें, उसका स्क्रीनशॉट भी होगा, लाइव भी गई हुई है वो चीज, आप उसको देख लें कितने लोग बैठे हुए हैं सामने। तो गवर्नमेंट तो फॉलो कर रही, क्योंकि गवर्नमेंट के पास चॉइस नहीं है। ये अब एक अदालत का फैसला आ चुका है ना, हमारे पास चॉइस है ना उनके पास चॉइस है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के खुसूसी बराए सियासी रवाबी डॉक्टर शहबाज गिल साहब मेरे साथ थे, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक तरफ पीडीएम ने हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक में मुआशी अदम इस्तेहकाम और जो बेकाबू महंगाई है इसको हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने बयानिए का बुनियादी एक नुक्ता बनाया हुआ है, तो दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान वफाकी वज़रा और मुशीर ख़जाना मईशत में बेहतरी के दावे कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने फैसलाबाद के एक्सपोर्टर से खिताब करते हुए कहा
कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ना शुरू हो गई हैं। बेहतर इक़्तिसादी पॉलिसीज़ की वजह से माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख भी 2 रोज़ पहले कुछ ऐसा ही दावा कर चुके हैं कि हमारी जो मईशत है अब ये ऊपर जा रही है। चारों तरफ से मईशत की अच्छी खबरें आ रही हैं और मईशत में बेहतरी के असरात आवाम तक पहुँचाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ स्टेट बैंक ने मुल्क में मौजूद जो मईशत की सूरत हाल है और गुज़श्ता साल की सूरत हाल की रिपोर्ट है उसको जारी किया है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मईशत में मुस्बत सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। आइंदा माली साल में GDP नमू 1.5 से 2.5% तक रहेगी। महंगाई की औसत शरह 7 से 9% रहेगी और जो करंट अकाउंट खसारा है GDP का ये 1 से 2% रहेगा, जबकि शरह तरक्की का हदफ 1.5% से 2.5% तक रखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैरूनी सरमायाकारी में बेहतरी आई है, करंट अकाउंट जो है ये काबू में है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 2 साल तक मनफी रही है, लेकिन गुज़श्ता 3 महीनों में इसके अंदर मुस्बत रुझान आया है, जबकि तरसीलात ज़र मुसलसल 5 महीनों में सबसे ज़्यादा रही हैं और बिज़नेस कॉन्फिडेंस जो है इसमें अगस्त में बेहतरी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मईशत की मौजूदा जो समत है ये कोरोना से पहले की तर्ज पर है और मुस्तकबिल में पेशरफ्त का इन्हसार आलमी सूरत हाल पर मुनहसर है। ये तमाम दावे यकीनन दुरुस्त होंगे और पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन होगी, लेकिन सवाल ये है कि अवाम को कब तक इस बेहतरी के जो समरात हैं ये मिलेंगे। अवाम तो आज भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। वज़ीर आज़म के नोटिस और दावों के बावजूद महंगाई कम नहीं हो रही है। गुज़श्ता हफ्ते महंगाई में 0.7% कमी रिकॉर्ड की गई। इतनी मामूली कमी से आवाम को आखिर कितना रिलीफ मिल सकता है? तल्ख हकीकत तो ये है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में बिजली 3 रुपये 85 पैसे फ़ी यूनिट और गैस की कीमतों में 334% तक इजाफा हुआ और कीमतों में इजाफे का बिजली और गैस सार्फिन पर मजमूई तौर पर 550 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ डाला गया है। आटा, चीनी, गंदम बहरान ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। IPPs के साथ नए मुआहदे की खबरें तो बहुत फैलाई गई, लेकिन अमली तौर पर कुछ सामने नहीं आया। तवानाई का गर्दिशी कर्जा मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 18 अगस्त 2018 को तवानाई का गर्दिशी कर्ज 1100 अरब रुपए था, जो 13 नवंबर 2020 को बतदरीज बढ़कर 2400 अरब तक जो है ना वो चला गया। IMF कह रहा है कि अगर पाकिस्तान प्रोग्राम की बहाली चाहता है तो बिजली मज़ीद महंगी की जाए, टैक्स महसूलात को बढ़ाया जाए। अब सवाल ये है कि मुस्बत मुआशी अशारियों के बावजूद हुकूमत आवाम को रिलीफ क्यों नहीं अभी तक पहुंचा पाई है? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है माहिर मौशियात डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, मौजूदा मुल्क की मईशत की सूरत हाल को लेकर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो एक सालाना रिपोर्ट है वो जारी की है, जिसमें कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस नज़र आती हैं, मिलती हैं। जैसे उन्होंने कहा बैरूनी सरमायाकारी बेहतर हो रही है, करंट अकाउंट काबू में है, मैन्युफैक्चरिंग का मुस्बत रुझान है। आपको लगता है ये तरक्की सिर्फ नंबर्स की हद तक बताई जा रही है या वाकई ज़मीनी हकायक पर भी आपको ये नज़र आती है? दूसरा ये कि ये तो पिछले माली साल की रिपोर्ट है डॉक्टर साहब, और माली साल जो है ज़ाहिर है ये जून में ख़त्म हुआ। 5 महीनों की ताख़ीर से ये रिपोर्ट सामने आ रही है, तो ये जो फिर नंबर्स बताए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये नंबर्स दुरुस्त नहीं हैं? ये 5 महीने को भी तो इन्होंने कारकर्दगी में शामिल किया होगा ना? देखिए, एक मईशत होती है मईशत दानों की। जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर मईशत दानों के पढ़ने की रिपोर्ट है। हाँ। एक मईशत है आम पाकिस्तानी की। अब मैं समझता हूँ कि हमें वो मईशत दानों की जो बहस है, जो शायद मईशत दान आपस में बैठ के करते होंगे कि टेक्सटाइल मशीनरी का क्या हुआ, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या हो रहा है, आम पाकिस्तानी जो है उसके लिए ये सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ ये कोई किसी किस्म का मानी नहीं रखती, उसका कोई मतलब नहीं बनता। जो आम आदमी की मईशत है, अगर उसको फोकस करना चाहें, आम आदमी सिर्फ मैं समझता हूँ उसकी मईशत 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली है आटे की कीमत, दूसरी है चीनी की कीमत, और तीसरी है बिजली का बिल। ये मईशत है आम पाकिस्तानी की, और इसके ऊपर सारा फोकस अगर कोई हुकूमत नहीं कर पा रही तो फिर वो ये चीजें ढूंढ लाती है कि स्टेट बैंक ने क्या कह दिया और करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या बना और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग टर्म जो हैं, इनको मैं समझता हूं कि हमें छोड़ देना चाहिए इकोनॉमिस्ट के लिए, मईशत दानों के लिए। जो आम आदमी है
उसको समझाने की जरूरत नहीं है कि भैया आपकी मईशत अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। आप यकीन जानिए, आप किसी मईशत दान की जरूरत नहीं है कि वो आम पाकिस्तानी को बताए कि भाई आजकल तुम्हारी मईशत तो बहुत अच्छी जा रही है। जो भी आटा खरीदने जाता है, जो चीनी खरीदने जाता है, जो माहाना अपना बिजली का बिल पे करता है, उसको पता है, उसको डाढ़ा पता है कि उसकी मईशत किस तरफ जा रही है। डॉक्टर साहब, जो रिपोर्ट में ये कहा गया कि पिछले साल कोविड से पहले इकोनॉमी के हालात बेहतर हो चुके थे, आप इससे एग्री करते हैं? नंबर एक। नंबर दो, हमने देखा कोविड से पहले सनती पैदावार में मैं आज नंबर्स पढ़ रही थी 3% उसमें कमी आई। फिर महंगाई में हमने देखा कोविड से पहले 12% तक चली गई थी। खाने पीने की चीज़ें जो थी वो 25% महंगी हो गई थी। तो ये सब कुछ तो दुरुस्त नहीं था। ये जो रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड से पहले आपकी जो इकोनॉमी थी ये दुरुस्त समत में चल रही थी, डू यू एग्री? देखिए, अगर आप वाकई ही कोई मईशत की जुबान करना चाहते हैं तो जो हम लोग कहते हैं मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, यानी कि माशी इशारियों की जो माँ है, जो सबसे बड़ा माशी इशारिया है, वो कहलाता है जीडीपी ग्रोथ। हाँ। यानी कि आप और मैं, बाकी 22 करोड़ पाकिस्तानी जो मिल के सालाना प्रोड्यूस करते हैं, वो कहलाता है जीडीपी ग्रोथ। अब जो आप जिक्र कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 2 साल पहले जब पीएमएलएन की हुकूमत छोड़ के जा रही थी तो उस वक्त तो हमारी जीडीपी ग्रोथ की शरह कहलाती है कि किस लिहाज से हमारी जीडीपी बढ़ रही थी, वो 5.8% थी। हाँ। फिर वो गिर के 1.9% पे पहुंच गई। तो ये कोरोना से पहले की कहानी है। हमारी इकोनॉमी, आपने ठीक कहा, उससे पहले से ही नोज डाइव, मैं किसको कहता हूँ, नोज डाइव कर चुकी थी। यानी कि 1.9 पे पहुंच गई। हाँ। फिर वो कोरोना का पीरियड शामिल कर लें तो फिर वो -0.4। हाँ। अब उसका मतलब ये बनता है कि पिछले कोई 68 सालों में, आई थिंक लास्ट टाइम जब हमारी इकोनॉमी मनफी में गई थी वो 1952 का जमाना था। यानी कि बहुत, अब उसके 68 सालों के बाद ये पहला साल गुजरा है जिसमें इकोनॉमी एक्चुअली श्रिंक की है, एक्चुअली मनफी गई है, नेगेटिव से नीचे गई है। अब आम आदमी के लिए इसका क्या? देखिए, आम आदमी से इसका मतलब ये है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो रोजगारी मिल रही है, जो बेरोजगारी का रेट है, वो बड़ा हाई चला गया। और जो इसके नतीजे में, जब बेरोजगारी बढ़ती है तो उसके नतीजे में फिर गुर्बत बढ़ती है। अब आप सोचिए कि 2 साल पहले जो हम सर्विस देख रहे थे उसमें तकरीबन 31% पाकिस्तानी जो हैं वो शरह गुर्बत से नीचे थे। तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे थे जो शरह गुर्बत से नीचे हैं, और आज तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो शरह गुर्बत से नीचे हैं। तो 2 साल में तकरीबन 2 करोड़ इजाफी पाकिस्तानी जो हैं वो शरह गुर्बत से गिर गए। तो फिर स्टेट बैंक शरह तरक्की का हदफ 1.5% से 2.5% कैसे बता रहा है? कोविड से हम लोग अभी भी गुजर रहे हैं, कहा जा रहा है दूसरी लहर पहली से ज़्यादा ख़तरनाक है, जबकि IMF ने, आप भी जानते हैं, पाकिस्तान की तरक्की का टारगेट 2% से कम करके उन्होंने 1% कर दिया था। जब अभी भी हम इन हालात से गुजर रहे हैं तो स्टेट बैंक ने किन हालात को मद्देनजर रखते हुए तरक्की का हदफ 1.5 से 2.5% कर दिया है? कैसे? मैं समझता हूँ अभी जो फिगर्स आपने IMF की दी हैं, जो वर्ल्ड बैंक वाले कह रहे हैं, उससे भी बुरी हैं। वो कह रहे हैं कि शायद हमारी मईशत जो है वो 0.5% की शरह से अगले साल जो है वो बढ़ेगी। मैं भी यही समझता हूँ कि हालात अच्छे नहीं हैं और ना ही अगले साल में या अगले कुछ माह में अच्छे होने वाले हैं। अब अच्छे की डेफिनेशन आम आदमी की यही है कि बेरोजगारी का क्या हाल होगा, महंगाई का क्या हाल होगा, का क्या हाल होगा। अब वो जो बड़े बड़े इशारे हैं जो इकोनॉमिस्ट आपस में इस्तेमाल करते हैं उनको मैं समझता हूँ छोड़ दें। जो स्टेट बैंक ने कहा उसमें भी कुछ ज्यादा वजन नजर नहीं आता। मजीद बेरोजगारी बढ़ने के इम्कानात बड़े हाई हैं जिस हिसाब से, जैसे आपने कहा, हमें कहा जा रहा है, आपको भी पता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इस हुकूमत ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। कहा जा रहा है सीमेंट की सेल बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर कहा जा रहा है कि फैसलाबाद में इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रो करी कि इतने ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पड़े हैं कि अब लोग जो है ना वो लेबर ढूंढ रहे हैं, मज़ीद लोगों को रोज़गार मिलेगा। एक तरफ हमें ये इंडिकेशन बताई जा रही हैं, लेकिन जब आप जैसे माहिर मौशियात से बात करें तो ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और बताते हैं।
अच्छा, अब आप देखिए कि 100 दरख्त हैं अगर एक जंगल के अंदर, और जंगल में लगी है आग। अब 2 या 3 दरख्त जिनको अभी आग नहीं लगी, जो अभी भी आपको हरे नजर आते हैं, अगर उनको उठा के मैं ये नतीजा निकाल दूं कि भाई जंगल तो इज सेफ, जंगल ठीक चल रहा है, तो यहाँ पे वो सेलेक्टिव इंडिकेटर्स जिसको हम कहते हैं कि आप चुन चुन के इंडिकेटर्स ले हैं जो अभी तक अच्छे जा रहे हैं। तो यकीनी बात है, जो आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री अच्छी जा रही है, इसमें कोई शक नहीं, अच्छी जा रही है। फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके पास बेतहाशा ऑर्डर है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि वो अच्छे ऑर्डर हैं। लेकिन इन सबको जमा करके आप ये नहीं कह सकते कि मईशत की सिमत जो है वो दुरुस्त हो गई। अभी बहुत सारी मईशत में जो बेशुमार दरख्त हैं उनमें आग लगी हुई है। और आम आदमी के हवाले से मैंने कहा कि वही हमें हुकूमत जब ये बताएगी कि जो 115 किलो रुपए की चीनी मिल रही है वो वापस 55 पे जाने वाली है, और आटा जो भी 70-75 पे मिल रहा है वो वापस 35 पे जाने वाला है, फिर हम कहेंगे कि मईशत की सिमत जो है वो दुरुस्त हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब, जब अभी हम देख रहे हैं कि मुल्क में दरामदी जो गंदुम है वो भी आ चुकी है, आटे की कीमतें भी कम नहीं हो रही हैं। कीमतें ज़ाहिर है महंगाई तब होती है जब सप्लाई एंड डिमांड में फ़र्क होता है, लेकिन जब गंदुम भी यहाँ पर है उसके बावजूद लोगों को आटा इतना महंगा मिले, इसकी की फिर क्या वजूहत है? ये इंतज़ामी नाअहली इसको आप कहेंगे? देखिए, ये सवाल आपने बड़ा ज़बरदस्त किया कि अगर सप्लाई एंड डिमांड का इशू नहीं है तो फिर क्या वजह है कि कीमतें इतनी तेजी से चढ़ जाती हैं, और कौन जिम्मेदार है? ये सवाल पूछना भी बहुत जरूरी है कि कौन जिम्मेदार है। देखिए, बहुत सारी चीजों में तो जो इनपुट कॉस्ट है, यानी कि बिजली की कीमत जो है वो किसने बढ़ाई? वो तो हुकूमत ने बढ़ाई। गैस की कीमत कौन बढ़ा रहा है? वो हुकूमत बढ़ा रही है। रुपए की अगर वैल्यू नीचे आती है जिसके नतीजे में डीजल या पेट्रोल महंगा हो जाता है तो वो भी हुकूमत खुद से कर रही है। तो जो इनपुट कॉस्ट हैं वो तो हुकूमत खुद से बढ़ा रही है। अगर कोई चीज आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, बिजली की कीमत बढ़ती है तो जाहिर बात है वो प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगी। और फिर कुछ इंतज़ामी गलतियां कह लें, ब्लंडर्स कह लें, यानी कि कुछ महीने पहले हम ये फैसला करते हैं कि हमारे पास चीनी बेतहाशा है, चलिए चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर मजीद सब्सिडी भी दी जाएगी। फिर कुछ ही महीनों के बाद हम जानते हैं कि जी चीनी तो खत्म हो रही है, फिर वही हम चीनी वापस महंगी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। गंदुम के साथ भी यही हो रहा है। तो एक तो पॉलिसी इशू है कि पॉलिसीज में बेतहाशा पॉलिसी का फुकदान समझ लीजिए, और दूसरी तरफ इनपुट कॉस्ट जो है वो हुकूमत खुद से बढ़ाई चली जा रही है। तो जिम्मेदार अगर किसी को ठहराना चाहें तो वो तो महंगाई के पीछे बहुत हद तक जो है वो हुकूमत खुद जिम्मेदार है, इनकी पॉलिसीज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माहिर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।